लेक्चर नंबर 86 निकालें जी, पेज नंबर 463 462। सेक्शन 11A, फिर कल वाला मैं रिज्यूम करवाता हूं। सेक्शन 11A भैया, सेक्शन 11A की हेडिंग पढ़ें, शॉर्ट पेड अमाउंट रिकवरेबल विदाउट नोटिस। अच्छा मोहतरम, ये मिसाल लिखें, आउटपुट है 100 रुपया, इनपुट है 20 रुपये, पेबल टू गवर्नमेंट है 80 रुपये। अगर आप ये मिसाल लिख लें तो अल्लाह आपके भाग लगाए, जल्दी लिखें। आउटपुट है 100 रुपये, पेज 462, इनपुट है 20 रुपये, पेबल है 80 रुपये। आपकी रिटर्न शो कर रही थी, लेट आने के नुकसानात, आपकी रिटर्न शो कर रही थी कि आपका टैक्स पेएबल है 80, लेकिन आप खुद पंगा लेके आए 78 पे करके आए। अब जब आप गवर्नमेंट को 78 पे करके आएंगे तो गवर्नमेंट ये नहीं होगा कि बिजली के बिलों की तरह कहेगी लिखा हुआ है तुमने 80 और दे रहे हो 78। गवर्नमेंट कहेगी भागते चोर की लंगोटी ही सही। तो जो टैक्स, भाई एसी ऑन करवाओ, तो गवर्नमेंट कहेगी भागते चोर की लंगोटी ही सही। तो जो टैक्स आपको मिल रहा होगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उस पर गुजारा चलाएगी। तो आप 78 रुपीज पे करके आएंगे, कितने रुपए पे नहीं करके आए? 2 रुपए। वेयर आर रजिस्टर्ड पर्सन पेज टैक्स लेस देन इंडिकेटेड इन हिज रिटर्न। पे आपने किया है 78 और इंडिकेटेड इन रिटर्न था, इंडिकेटेड इन रिटर्न 80। तो आपने पे किया 78 और रिटर्न में लिखा हुआ था 80। द शॉर्ट पे टैक्स ₹2। शॉर्ट पे टैक्स इंक्लूडिंग डिफॉल्ट सरचार्ज, इंक्लूडिंग डिफॉल्ट सरचार्ज। डिफॉल्ट सरचार्ज होता है लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट। द शॉर्ट पे टैक्स इंक्लूडिंग डिफॉल्ट सरचार्ज शेल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। किस तरीके से? आपकी दुकान बंद कर दी जाएगी, आप अब दुकान से चीजें नहीं बेच सकेंगे, और आपका बैंक अकाउंट अटैच कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। अब आप बैंक से अपने पेमेंट्स नहीं कर सकेंगे। ये 2 तरीके से आपसे टैक्स रिकवर किया जाएगा, आपकी दुकान बंद करके और आपका बैंक अकाउंट सीज करके। लेकिन ये सारा करने से पहले, ये सारा करने से पहले बार्किंग नहीं की जाएगी। ये सारा करने से पहले बार्किंग नहीं की जाएगी, डायरेक्ट काटा जाएगा। क्यों? रीजन सुने। अगर आप रास्ते में जाते हुए डीओजी को सुबह सुबह खुद छेड़ के आए हैं, उसकी धूम मिला के आगे, वो उस तरफ मुंह करके बैठा था, आपने पीछे से धूम मिला दी, आप दोपहर को जाते हुए उसने काट लिया, और कहेंगे यार हद हो गई, तुम्हारे एंसेस्टर्स जो हैं वो तो इस तरह नहीं काटते थे, हमारे बड़ों ने बताया वो तो पहले आके भूंगते थे और फिर उसके बाद काटते थे, और तुमने डायरेक्ट काट लिया। अभी कहेगा सुबह क्या किया था, सुबह क्या किया था, तो याद है? हाथ छुटी यार डॉगी। अच्छा तो भाईजान कल तो हम बार बार कह रहे थे शो कॉज नोटिस देना है, लेकिन आज क्या लिखा हुआ है? भाईजान आप खुद गवर्नमेंट को पंगा करके आए हैं, गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट को देना था 80, आप खुद 78 देके आए, आप तो खुद पंगा लेके आए हैं, लेके आए हैं पंगा, तो बर्दाश्त करें फिर अब आपको पता है आपके साथ क्या होनी है, फिर आपको नोटिस देके नहीं आएंगे हम। तो पेपर में ये सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है। इस सेक्शन की हेडिंग है शॉर्ट पेड अमाउंट रिकवरेबल विदाउट शो कॉज नोटिस। शॉर्ट पेड अमाउंट आपसे ले ली जाएगी विदाउट शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस नहीं भेजा जाएगा आपको, सॉरी, विदाउट शो कॉज नोटिस। चलो गुड हो गया, विदाउट शो कॉज नोटिस। बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है पेपर में ये। अच्छा आपको ना आमतौर पे 3 सजाएं मिलती हैं। नंबर 1, आपने ₹2 पे करने हैं, आपने इसके ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज पे करने, इंटरेस्ट, और आपने पेनल्टी पे करनी है। आपने क्या पे करनी है? पेनल्टी। पेनल्टी पे करने से पहले आपको शो का नोटिस दिया जाएगा। यहां आपको शो का नोटिस दिया जाएगा, यानी अगर डॉगी का मूड हो कि आपकी सलवार भी फाड़नी है तो आप तो ऐसी सूरत में
वो अब आपको काट लेगा, काटने के बाद साइड पे होके वो करेगा और फिर आके वो उसमें फिर हमें बता दो यार ये ज्यादा हो जाएगी, घर भी जाने हमने, तो ये जो है ना आप हमें बता के करो। ओके, आई टेक माई वर्ड्स बैक। अच्छा, हाउएवर पेनल्टी विल बी लगा आफ्टर भोंकिंग, पेनल्टी बार्किंग के बाद लगेगी, इसमें नहीं अब, लेकिन ₹2 आपको देने पड़ेंगे, डिफॉल्ट सरचार्ज आपको देना पड़ेगा, लेकिन इसमें पहले क्या आएगा आपको, शो कॉज नोटिस। इन तीनों में फर्क समझे, एक तो आपने गवर्नमेंट को ₹2 देने हैं, दूसरा आपने गवर्नमेंट को लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट देने, तीसरा गवर्नमेंट ने आपसे पूछा तुम होते कौन हो, हमें ₹78 देने वाले, तुमने ये पंगा किया है, मुझे जुर्माना दो, ये जुर्माना है, 5-10 हज़ार रुपये जुर्माना है शायद लॉ में, तो ये जुर्माना मुझे पे करो। जुर्माना अगर गवर्नमेंट लगाना चाहती है तो आपको बता के लगाएगी, लेकिन ये ₹2 और इंटरेस्ट आपकी दुकान बंद करके और बैंक अकाउंट सीज करके आपके अकाउंट से निकलवा के लेके चली जाएगी, इससे पहले गवर्नमेंट शो कॉज नोटिस नहीं देगी। लेकिन इस केस में गवर्नमेंट क्या देगी, शो कॉज नोटिस। क्लियर? हाउएवर पेनल्टी विल बी लगा आफ्टर इशूइंग अ शो कॉज नोटिस। सेक्शन 11 भी हमने नहीं पढ़ना, ये चैप्टर 15 के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 15 आ गए हैं जी। सेक्शन 13, एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस यानी मैं आपको बता चुका हूं, कुछ पर्सन्स एग्जेम्प्ट हैं और कुछ गुड्स एग्जेम्प्ट हैं। कौन पर्सन एग्जेम्प्ट है, सेल बाय कॉटेज इंडस्ट्री, और कुछ गुड्स एग्जेम्प्ट है, जैसे होली कुरान या लाइव एनिमल आपने बेचा उसकी सेल एग्जेम्प्ट है। तो कुछ गुड्स एग्जेम्प्ट है और कुछ पर्सन्स एग्जेम्प्ट है। गुड्स जो है ना 6th शेड्यूल में लिखी हुई है, जीरो रेट सेल ना 5th शेड्यूल में लिखी हुई है, और एग्जेम्प्ट सेल 6th में लिखी हुई है। गुड्स 6th शेड्यूल में लिखी हुई है। चलें जी, अब ये सारा पॉइंट 1 to 6 आपने जगह जगह पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। सेल ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन 6th शेड्यूल शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हाउएवर फेडरल गवर्नमेंट अगर चाहे तो खसूसी हालात में, नेशनल सिक्योरिटी, नेचुरल डिजास्टर या फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, जब 2 मुल्कों के दरमियान या 3 मुल्कों के दरमियान एग्रीमेंट हो, तो किसी भी सेल को या इंपोर्ट को सारे या थोड़े से टैक्स से माफ कर दे। ये बात अल्लाह का शुक्र हमने याद की हुई है, लेकिन इसको तो हमने जीरो रेट सेल में डाला था, याद होगा आपको, इसको तो हमने जीरो रेट सेल में डाला था। तो ठीक है, गवर्नमेंट की मर्जी है, सैलाब जलजला ये चीज़ों को जीरो रेट करना है जीरो रेट करे, एग्जाम करना है एग्जाम करे, इसमें गवर्नमेंट की मर्जी है, कौन पूछने वाला है। तो ये डेफिनेशन तो वही है जो आप लोगों ने अगर याद की हुई है, इधर आपने बस चला देनी है। एग्जाम्पशन में बी अलाउड फ्रॉम एनी प्रीवियस डेट, ऐसा भी हो सकता है साइन कि एग्जाम्पशन किसी प्रीवियस डेट से मिल जाए, यानी मतलब फिर इस बात का ये होगा कि गवर्नमेंट सरासे को कहेगी कि हमने गाड़ियां माफ कर दी हैं, तो जो लास्ट टाइम आपने गाड़ी खरीदी थी ना उसका भी 5,10,000 जाके ना वापस ले ले होंडा से। द एग्जाम्पशन मे बी अलाउड फ्रॉम एनी प्रीवियस डेट। अच्छा, जितनी भी एग्जाम्पशन देगा बोर्ड, लेकिन किसके सामने पेश करेगा, नेशनल असेंबली के सामने। एग्जेम्पशंस का नेशनल असेंबली के सामने पेश करना इसलिए जरूरी है, नेशनल असेंबली में सारी पार्टीज के बंदे बैठे होते हैं, ताकि उनके सामने पता चल जाए कौन कौन सी चीजें हमने एग्जाम्प्ट की हैं। हर साल में आप एक दफा बस बताया करेंगे कि हमने कौन कौन सी चीजें माफ की हैं। जितने नोटिफिकेशंस आपने इशू किए हैं, जितने नोटिफिकेशंस आपने इशू किए, नोटिफिकेशन होता है एक हुकूमत का लेटर जिसमें लिखा होता है फलां फलां चीजें माफ हो गई, तो जितने नोटिफिकेशंस हैं पूरे साल के, वो आप नेशनल असेंबली में जाकर बता दिया करेंगे कि हमने फलां फलां चीजें इस साल क्या कर दी हैं, माफ कर दी। और ये आपको मैंने ऊपर लिखवा दिया, सेल बाय कॉटेज इंडस्ट्रीज एग्जाम्प्ट। जीरो रेट सेल और एग्जाम्प्ट सेल, एग्जामिनर का पसंदीदा सवाल। जीरो रेट सेल में हम एक्सपोर्ट वाली कार जहन में ले आएंगे, और एग्जाम्प्ट सेल में हम कुरान की सेल ले आएंगे या कारपेट की सेल ले आएंगे जो कॉटेज इंडस्ट्री वाला बेच रहे हैं। तो ये मिसालें जहन में लाके, इन दोनों में फ़र्क हमें पता तो है, आज पढ़ भी लेते हैं। जीरो रेट सेल में टैक्स होगा 0%, एग्जाम्प्ट सेल में टैक्स नहीं लगेगा। जिसको वर्किंग टू पता है, जीरो रेट सेल का टैक्स चिन्ह पे आकर रिफंड हो जाता है और एग्जाम्प्ट सेल का डेड हो जाता है। जीरो रेट सेल्स FBR बताता है या 5th शेड्यूल, और एग्जाम्प्ट सेल्स 6th शेड्यूल बताता है या FBR या फेडरल गवर्नमेंट। अगर होंडा गाड़ी एक्सपोर्ट करे तो रजिस्टर कराना जरूरी है। अगर कोई बंदा होली कुरान बेच रहा है या कारपेट बेच रहा है सड़क पे, उसे अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो छोटी इंडस्ट्री है, नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। कारपेट बेचने वाला आपको बिल बना के नहीं देगा, लेकिन होंडा कार्स बाहर के मुल्क में जो गाड़ी बेचेगा उसका बिल बना के देगा, इनवॉइस बनेगी, लेकिन टैक्स कितने % पे लगेगा, 0%। आज ना सारी चीजें वही हैं जो हमने पढ़ी हुई है इनकम टैक्स के अंदर। बिजली और गैस बंद हो जाएगी 2 सूरतों में। अगर आप बुरे बच्चे हैं, अनरजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड को तो वैसे भी हम काफ़ी सजा देते हैं, उससे चीज़ें भी 120 रुपये की बेचते हैं, तो अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आपकी बिजली और गैस बंद हो जाएगी।
और अगर आप बड़े रिटेलर हैं और रजिस्टर्ड है लेकिन आपने अपने सिस्टम को एफबीआर से इंटीग्रेट नहीं किया हुआ, तो भी आपका बिजली और गैस बंद हो जाएगी। ओके, हर बंदा जो अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर ना कराए, हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, तो वो उस बंदे की बिजली और गैस बंद हो जाएगी। एफबीआर इज अबाउट डिसकंटिन्यू गैस और बिजली। और अगर आप बहुत बड़े रिटेलर हैं और आप रजिस्टर्ड हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आपने जुर्म क्या किया है, एफबीआर के सिस्टम से आपने अपने आप को इंटीग्रेट नहीं कराया, तो भी आपकी बिजली और गैस बंद हो जाएगी। तो एनी पर्सन से मुराद इंपोर्टर, डीलर, मैन्युफैक्चरर, बल्कि उसने कह दिया एनी पर्सन से मुराद बड़े बड़े रिटेलर भी। ठीक है, रिटेलर भी इसमें आ जाएंगे, बड़े रिटेलर। तो पहले पॉइंट और दूसरे में फर्क समझें। पहला पॉइंट कहता है सारे अनरजिस्टर्ड लोग, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, डीलर, सबके में बिजली गैस बंद कर दूंगा। हाँ, याद रखना टायर 1 रिटेलर भी अगर अपने आप को रजिस्टर ना कराए, ये याद दहानी के तौर पे इसने कहा है, ऐसे ही याद दहानी के तौर पे कह दिया, अगर टायर 1 रिटेलर भी अपने आप को रजिस्टर ना कराए उसको भी बंद कर दूंगा। नीचे आके उसने एक और बात की, लेकिन वो सिर्फ टायर 1 के लिए, क्या ऐसे बड़े रिटेलर जिन्होंने एफबीआर के सिस्टम से अपने आप को इंटीग्रेट नहीं कराया, उनकी भी बिजली और गैस में बंद करके मारूंगा, उनको घर आके मारूंगा। बाद में रिस्टोर हो जाएगा। क्यों रिस्टोर होगा? अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लें तो रिस्टोर हो जाएंगी चीजें, खत्म बात। ये जी सारा हमने पढ़ा हुआ रिकॉर्ड्स, चैप्टर पूरा पढ़ा था हमने, चैप्टर 16। आप अपने बिजनेस प्रेमिसेस में या दफ्तर में इंग्लिश या उर्दू ज़ुबान में, पश्तो की इजाज़त नहीं, फारसी की इजाज़त नहीं, बस इंग्लिश या उर्दू ज़ुबान में, बस 2 ज़ुबानों के अलावा कहते हैं तीसरी ज़बान में रिकॉर्ड्स अगर आप रखेंगे तो मेरी नज़र में वो इनवैलिड होंगे। इंग्लिश या उर्दू ज़ुबान में आप रिकॉर्ड्स रख लें, टायर जो खरीदे उनके भी, इंजन जो इंपोर्ट किया है उसका भी, और जो गाड़ियाँ बेची हैं उसका भी, चाहे गाड़ियाँ आपने बाहर के मुल्क में बेची हैं, चाहे आपने कोई होली कुरान सेल की है, सबका रिकॉर्ड आप रखें। या आप रख लें या आपका एजेंट रख लें, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन रिकॉर्ड्स इतनी खूबसूरती से रखिएगा कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी फ़ौरन मालूम हो जाए, फ़ौरन जल्दी से मालूम हो जाए। ऐसा ना हो कि आपको हम कहीं रिकॉर्ड्स दिखाओ तो आप जो है वो रिकॉर्ड्स ही अपने ढूंढ रहे हो। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट। कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपने रखने हैं? जो आपने गाड़ियां बेची हैं उसके, जो आपने टायर परचेज किए हैं उसके, और जो आपने इंजन इंपोर्ट किया है उसका, तीनों का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। जो गाड़ियां बेची हैं उसमें आपके पास होना चाहिए कि क्या बेचा, कितना बेचा, कितने का बेचा और किसको बेचा। तो गाड़ी में आपने बताना है किसको बेचा। और जो टायर हैं उनमें क्या खरीदा, कितना खरीदा, किससे खरीदा, किससे खरीदा, उसका नाम बताना है आपने। और इंपोर्ट्स के केस में कितना खरीदा, क्या खरीदा, उनकी वैल्यू क्या थी, और इंपोर्ट के स्टेज पे इंजन पे टैक्स कितना पे किया। ओके, नेक्स्ट, बाहर के मुल्क में जो गाड़ियां बेची उसका रिकॉर्ड भी रखें, कोई होली कुरान बेचा उसका रिकॉर्ड भी रखें। डबल एंट्रीज भी करते रहें आप, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेंट्री, बिजली के बिल, मुलाजमीन की तनख्वाहें, कैश एंड बैंक, रेंट एग्रीमेंट्स, कोई आपने चीज़ें सेल परचेज की उनके माहदे, लीज पे की उनके माहदे। गेट पास, जो सामान आपके प्रेमिसेस के अंदर आ रहे हैं, टायर, उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए, और जो गाड़ी आपके पास से बिक रही है उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए, और जो ट्रांसपोर्टर की रसीदें हैं, ट्रक वगैरह सामान लेके आए उसकी रसीदें भी होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन कर सकते हैं, ए से ई तक, ई तक सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन कर सकते हैं। कहते हैं मैंने वैसे कोशिश तो की है सब कुछ ही आपको बता दूं, लेकिन अगर कुछ रह गया तो वो इंशाल्लाह बोर्ड आपको बता देगा, वो भी संभाल के रखना। फिर पॉइंट 2 में दोबारा यही कह रहे हैं, मैं आपको याद करा दूं, अगर कुछ रह गया तो वो बोर्ड बता देगा आपको, याद रखना। अच्छा, बैंक अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए या कम से कम होने चाहिए? कम से कम, सच नंबर, मिनिमम कम से कम होने चाहिए बैंक अकाउंट, क्योंकि जितने आपके बैंक अकाउंट कम होंगे उतना आपको ऑडिट आसान होगा। द बोर्ड में रिक्वायर रजिस्टर्ड पर्सन टू यूज ओनली मिनिमम नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स एज स्पेसिफाइड। फिर आपने इन्हीं अकाउंट्स को यूज करना है, आपने टायर भी इन्हीं से खरीदने हैं, आपने गाड़ियां भी बेच के इन्हीं अकाउंट्स में पैसे मंगवाने हैं, और आपने महीने के एंड पे टैक्स भी इन्हीं अकाउंट्स में से पे करना है। और इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर आपने अपनी दुकान पे रखना है, जिस पे आप कैश सेल का रिकॉर्ड रख रहे होंगे, ये प्रूफ से करा लेना आपने बोर्ड से। लेकिन अगर वक्त आगे बढ़ गया तो हो सकता है हम कोई तरीका बता दें या कोई सॉफ्टवेयर बता दें, फिर आप उसी तरीके पे चलना। या हो सकता है हम कोई सॉफ्टवेयर बना दें आपको, जिससे आप रिकॉर्ड्स भी रख लेना उसी सॉफ्टवेयर में, फिर आप रिटर्न भी वहीं से जमा करा दिया करना।
बोर्ड ये अप्रूव कर देगा सॉफ्टवेयर, बोर्ड फिर अप्रूव करके देगा, एक सॉफ्टवेयर प्रॉपर होगा। और अगर आपका कंपनी लॉ के अंदर ऑडिट होता है तो ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपने दो चीज़ें साल के एंड पे जमा करवानी है, एक साल के अकाउंट्स और एक सर्टिफिकेट ऑडिटर से कि आपने टैक्स पे कर दिया। ये बात हमने शायद तब पढ़ी थी जब जून का रिफंड अगस्त में हम मांगने जा रहे थे, ऑडिटर फाउंड गिल्टी भी लिखा हुआ था, तो ये बात हमने शायद कल पढ़ी थी। तो साल के अकाउंट्स आपने जमा करवाने हैं और सर्टिफिकेट बाय ऑडिटर्स। टैक्स इनवॉइस कौन बना के देगा? जनरल टायर। किसको बना के देगा? होंडा को। या टैक्स इनवॉइस बना के देगा होंडा सरासिफ को, जो भी समझ लें। मैं फिलहाल ये समझ रहा हूं टैक्स इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय जनरल टायर, और फिर सारी मिसाल उसी एतबार से मैं करूंगा। टैक्स इनवॉइस जनरल टायर ने बनाई है। बिल जिसे आप कहते हैं, जिसके बारे में लिखा होता है होंडा ने ये अपने हाथ में होल्ड करना है। होंडा जब तक परचेज का बिल होल्ड नहीं करेगा, जो जनरल टायर के लिए सेल का बिल है, तो होंडा परचेज रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा। अच्छा, इसमें बातें सारी वही हैं जो ऊपर हमने पढ़ी हैं रिकॉर्ड्स वाले में। जनरल टायर जो बिल बनाएगा, अ रजिस्टर्ड पर्सन जनरल टायर मेकिंग अ सेल शैल इशू सीरियली नंबर टैक्स इनवॉइस, तरतीब से होनी चाहिए, सीरियल नंबर 1 2 3 एट द टाइम ऑफ सेल। इंग्लिश में कर ले या उर्दू में, कोई मसला नहीं। इसमें जनरल टायर ने अपना नाम लिखना है, अपना पता लिखना है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन एक और चीज, इसमें नाम, पता और रजिस्ट्रेशन नंबर होंडा का भी होना चाहिए। तो सेलर ने अपना नाम, पता और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और होंडा का नाम, पता और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। लेकिन अगर आप बुरे बच्चों को बेच रहे हैं तो उसका तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा, तो फिर आप या तो उससे एनआईसी मांग लें, या तो आपको या एनआईसी मांग लें या नेशनल टैक्स नंबर मांग लें। एंड इन केस ऑफ सेल बाय मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर टू बुरा बच्चा, लेकिन बुरा बच्चा डिस्ट्रीब्यूटर यहां मुराद है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने क्यों लिखा हुआ है किसी दिन फिर बता दूंगा। एंड इन केस ऑफ सेल बाय मैन्युफैक्चरर, जनरल टायर तो मैन्युफैक्चरर ही है, ये लोग टायर खरीद के नहीं बेचते, याद रखिएगा, इनकी फैक्ट्रीज हैं। एंड इन केस सेल मेड बाय जनरल टायर टू बुरा बच्चा, तो फिर आपने उनसे एनआईसी ले लीजिएगा। एनआईसी नहीं दे रहा तो नेशनल टैक्स नंबर पूछ लें जहां टैक्स जमा करवाता है ऑफ सच बंदा, एज द केस में भी होना चाहिए था, फिर फिक्रा पूरा होता। अच्छा, और ऑर्डिनरी कंज्यूमर कौन होता है? यहां ऑर्डिनरी कंज्यूमर की डेफिनेशन क्यों डाली है उसने, पता नहीं क्यों डाली है, अभी ऑर्डिनरी कंज्यूमर का लफ्ज़ तो यहां कहीं आया नहीं। ऑर्डिनरी कंज्यूमर मैं और आप होते हैं जो चीज़ें बाई क्यों करते हैं? फॉर ऑन कंज्यूमशन, हमने इस्तेमाल कर लेनी है। मेरे ख्याल से हम लोग बेचते नहीं है चीज़ों को, नॉट फॉर सेल, हम लोग तो बस इस्तेमाल कर लेते हैं चीज़ों को, हम ऑर्डिनरी कंज्यूमर हैं। अच्छा, बिल के ऊपर और क्या लिखी होनी चाहिए जी? नाम पता आ गया दोनों का, और क्या लिखी होनी चाहिए? डेट पता होनी चाहिए, बिल किस दिन बना है। पुराने लॉ में सिर्फ ये था डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कि हमने होंडा को 4 टायर बेचे हैं, पुराने लॉ में सिर्फ ये था। लेकिन ये कोई लोग हैं जान या फैब्रिक बनाने वाले, ये लोग टेक्सटाइल का काम करते हैं। इन्होंने 3 चीजें और बतानी है बिल पे, कितनी चीजें बेची, किस क्वालिटी की थी और किस तरह की मशीन से बनाई। तो कितनी चीजें बेची, किस क्वालिटी की थी और किस तरह की मशीन से बनाई, ये अजीब सी चीज डाल दी हुई इन्होंने। ये किसी खास बंदे के लिए शायद जो टेक्सटाइल का काम कर रहा है, ये भी बिल के ऊपर लिख के देंगे। कोई मसले इनके हुए होंगे जिस वजह से हुकूमत ने डाल दिया, हमें क्या। और बिल पे 200 रुपये भी लिखने, 34 भी लिखना है और 234 भी लिखना है। यानी बिल पे तीनों फिगर्स आ रही होनी चाहिए। जैसे आप अक्सर देखते हैं वो टिश्यू पेपर के ऊपर डब्बे पे भी तीनों चीजें लिखी होती हैं। ओके, बोर्ड इसके अलावा अगर चाहे तो फिर और कुछ भी इनवॉइस पे बता सकते हैं, बोर्ड का तो दिल जो मर्जी करे। अगली लाइन का क्या मतलब है? अगर एक सेल हुई है तो उसका एक ही बिल बनेगा, बस ये मतलब है। एक सेल हुई है तो उसका एक ही बिल बनेगा, यानी कि एक सेल के लोग 2 बिल बना लेते थे हुकूमत को धोखा देने के लिए। कई दफ़ा चीज़ों को तोड़ देते थे, 2 टायर अभी बेचे, 2 टायर 10 मिनट बाद बेचे, शोहर के नाम का बीवी, इस तरह के गड़बड़े लोग करते थे कि हुकूमत को पता चले हमारी सेल कम है, मेरा अपना अलग कारोबार है, बीवी का अलग कारोबार है। तो लोग दोनों में करते थे, 2-3 बिल बना लेते थे सेल के। तो कहते हैं एक सेल होगी तो एक बिल बनेगा, सादा सी बात है, बस एक सेल होगी तो एक बिल बनेगा। और अच्छा, अगर एक बंदा बुरा बचाए तो उसको सेल करते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर मांगना है उसका या एनआईसी नंबर मांगना है? अगर एक बुरा बंदा है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगना है या एनआईसी मांगना है?
और अगर बाद में पता चले वो NIC उसका था, तस्वीर उस पर चाचू की लगी हुई थी, उसने फोटोकॉपी दुकान से ये गड़बड़ करवाने की कोशिश की है, तो ऐसी सूरत में जनरल टायर को नहीं पकड़ा जाएगा, उसी बंदे को पकड़ा जाएगा जिसने ये 2 नंबरी किया है, अनलेस के साबित हो जाए आप भी उसके साथ मिले हुए थे। आप आए हुए आज किधर बैठा है? मुझे बता दिया करो आप आगे, मैं रोजाना आपको देख लिया करो। फर्दर इफ इट इज सब्सिक्वेंटली पता चला दैट द CNIC प्रोवाइडेड बाय द बायर वाज नॉट करेक्ट, तो लाइबिलिटी ऑफ टैक्स और पेनल्टी शेल नॉट अराइज अगेंस्ट द जनरल टायर इन केस सेल इज मेड इन गुड फेथ। जनरल टायर अपने आप को बता दे, साबित कर दे कि मैं भोला बादशाह हूं, मैं तो अभी तक रोटी को चोची कहता हूं, बस अगले बंदे ने मुझे ID कार्ड दिया तो मैंने ले लिया। मैं मेरी सोच भी नहीं जा सकती थी कि ये गेमें भी होती हैं कि तस्वीर किसी और की लगे, मैं कहां से ऐसे सोच सकता था यार, हद हो गई। तो मैं कही कि चलो ठीक है जनरल टायर जाओ यार, और ज्यादा बोले ना बनो, दुनिया में देखो हो क्या रहा है। तो फुल स्टॉप के आगे लिखें उर्दू में, जनरल टायर को अगर बायर जाली ID कार्ड दे दे तो बायर को पकड़ा जाएगा। ओह प्यार से कह देना था। जनरल टायर को, आप लोग भी चुप, जनरल टायर को अगर बायर जाली ID कार्ड दे दें, जनरल टायर को अगर बायर जाली ID कार्ड दे दें तो बायर को पकड़ा जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या चीज साबित करनी पड़ेगी जनरल टायर को? मैं भोला बादशाह हूं, इसके लिए जनरल टायर को साबित करना पड़ेगा मैं भोला। पॉइंट 2 बता दें, ये तो पहले भी पढ़ा हुआ है। ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू इनवॉइस, ओनली जनरल टायर शैल इशू इनवॉइस एंड नॉट कारपेट सेलर, वेल डन, एंड नॉट कारपेट सेलर। कारपेट सेलर तो इनवॉइस नहीं इशू करेगा। भाई दरमियान में ना चलो, आवाज आए तो मुझे इधर सही रो नंबर बता दो, किस रो में आवाज आ रही है, बैठ से। अच्छा पॉइंट नंबर 3 बता दें मतलब इसका। आज अपनी घर ही बैठना था, मैं जैसे ही बता देता क्या पढ़ के आना है। अभी न्यूमेरिकल शुरू करते हैं आप कोई। पॉइंट 3 क्या है बता दें। अगर जमाना बहुत आगे निकल गया है तो फिर जनरल टायर होंडा को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस भेजे, लेकिन इसमें एक शर्त है, इसकी एक कॉपी बोर्ड को भेजेगा और एक कॉपी कमिश्नर को। तो मेरे ख्याल से ये वो जो CC लिखा होता है ना ईमेल पे, CC कार्बन कॉपी कहते हैं, भाई ने फरमात बता दिया, शुक्र है आज हमें भी पता चल गया। तो मेल पे जो CC लिखा होता है ना कार्बन कॉपी, एक BCC भी होता है ब्लैक कार्बन कॉपी, चलो वो छोड़ो, वो बड़ों वाली बातें हैं। अच्छा तो ब्लैक कार्बन कॉपी ये होती है कि जिसको आप भेज रहे होते हैं कौन जाती है, बाकियों को नहीं पता चलता उसको भी। अच्छा चलें छोड़ें। तो CC ईमेल के अंदर होती है, तो आपने 2 को CC करनी है। नंबर 1 बोर्ड और कमिश्नर, और असल में किसको भेजनी है? नहीं, होंडा को। अच्छा ये सारा आपने पढ़ा हुआ है, इनकम टैक्स में पढ़ा हुआ है सारा। कितने साल तक रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं, किसी को याद है? 6 साल तक। लेकिन अगर केस कोर्ट में आ जाए तो फिर जब तक फैसला ना आ जाए। लेकिन वहां लिखा हुआ था 6 साल टैक्स ईयर के एंड से, यहां लिखा हुआ है टैक्स मंथ के एंड से। तो इसका मतलब क्या बनेगा? अगर मार्च 2010 है तो इसके रिकॉर्ड कब तक संभाल के रखने हैं? नहीं 31 मार्च 2016 तक। और अगर अप्रैल 2015 है या सितंबर 2015 है तो इसके रिकॉर्ड कब तक संभाल के रखने हैं? 30 सितंबर 2021 बनेगा ना। हाँ तो ये कुछ 1-2 मिसालें नोट कर लें। मार्च के रिकॉर्ड 2016 के मार्च तक संभाल के रखने हैं और सितंबर 2015 के रिकॉर्ड 30/9/21 तक संभाल के रखने हैं। ये सेक्शन जी उसने चैप्टर 16 से लिया, एक्सेस टू रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। रिकॉर्ड्स उसने समोसा रखने के लिए बनाने हैं या ऑडिट करवाने के लिए? शायद आपको याद हो, सबसे पहले आप प्रोड्यूस करेंगे अपने रिकॉर्ड्स। याद आ रहा है यार? ऑफिसर कंडक्ट करेगा ऑडिट, कोई याद आ रहा है? और वीडियो लिंक के जरिए भी ऑडिट हो सकता है। सारी वही बातें हैं मुझे तो लिखी हैं। तो अ पर्सन मेंटेन, वैसे ऐसी आई कैप सही नहीं करता, ये चीज़ें डालनी नहीं चाहिए, आपके लिए आसानी हो जाती है, वैसे डबल याद नहीं करना पड़ा। अ पर्सन मेंटेनिंग रिकॉर्ड शैल ऑन रिकॉर्ड बाय कॉमी प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स इन हिज पोजेशन। और मैं भी वेला पढ़ा रहा हूँ। अगर रिकॉर्ड मशीन के ऊपर है तो आप फिर कमिश्नर को मशीन यूज़ करने दें,
एक ही दफ़ा मशीन पे बैठे उसको पता लगे। मशीन से मुराद कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे आप बैठ जाएंगे तो कंप्यूटर बैठ जाएगा। द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू आफ्टर ऑब्टेनिंग रिकॉर्ड मे वंस इन अ ईयर खा समोसा। रिकॉर्ड लेके उसने समोसा खाना है, ऑफिसर ने ऑडिट करना है। अच्छा ठीक है, हम ऑडिट करें, एक भाई ने बाल सेट कर लिया मीनवाइल। अगर बाद में पता चला इफ कॉमी हैज इंफॉर्मेशन दैट रजिस्टर्ड पर्सन इज इन्वॉल्व इन फ्रॉडिया, ये फ्रॉडिया बंदा है, ये टैक्स मार रहा है हुकूमत का, तो ही मे ऑथोराइज एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ पीएन, कम से कम पीएन लेवल का बंदा जाएगा, नहीं, कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल का बंदा जाएगा, ऑडिट से भी आगे का काम करने। ऑडिट से आगे का और टेक्निकल काम होता है इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। ओके, सुबह घर में आ गए मामू, शाम को आ गए चाचू, तो चाचू की एंट्रेंस पे आप कहेंगे सुबह तो मामू आए थे, अब आप आ गए तो इस तरह कहेंगे? नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। पढ़ें, ये लिखा हुआ है यहां पे, इफ रिकॉर्ड्स ऑफ अ पर्सन हैव बीन ऑडिटेड बाय ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल लिखें, ये जनरल ऑडिट करता है, सेल्स टैक्स को ऑडिट नहीं करता। ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा आता है जनरल ऑडिट करता है, ये जनरल ऑडिट करता है, सेल्स टैक्स को ऑडिट नहीं करता। ये जनरल ऑडिट करता है, सेल्स टैक्स को ऑडिट नहीं करता। इफ रिकॉर्ड्स ऑफ अ पर्सन हैव बीन ऑडिटेड बाय ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, द सेल्स टैक्स ऑफिसर, द सेल्स टैक्स ऑफिसर कैन ऑल्सो कंडक्ट ऑडिट, वो भी आ सकता है। अगर कौन होके गया ऑडिटर जनरल, तो कौन और आ सकता है? सेल्स टैक्स का ऑफिसर भी आ सकता है। यह हमने पढ़ा था कि ऑडिट किस तरीके से हो सकता है, वीडियो लिंक के जरिए भी हो सकता है। चलें जी, आज की फिर आखिरी बात पढ़ें, फिर हम रिज्यूम करें कुछ चीज़ें इधर उधर वाली। 0.5 नहीं पढ़ाना आज मैंने, क्योंकि 0.5 आपको भी समझ नहीं आएगा। 0.4 इसे मैं नियत करके आया था घर से कि ये चैप्टर खत्म करना है। अगर आप 15 मिनट और सब्र कर लेना तो ये चैप्टर फारग है, अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया हुआ। अच्छा पढ़ें, तो ठीक है, कल 5-7 मिनट लगा लेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाना। कैसा लगा सेल्स टैक्स? अभी वो एक चैप्टर रहता है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, वो चैप्टर दूसरा रहता है, उसमें मुझे लगता है 4-5 सफ़े रहते हैं। कैसा था वैसे सेल्स टैक्स? ओके पढ़ें जी, क्योंकि आप मुझे पता है आपको राल टपक रही है, लॉसेस का चैप्टर कब शुरू होना है, तो वो आपकी राल टपक रही है, तो वो इसको अभी टपकने दें 4-5 दिन, लेट इट टपक। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट जब मुकम्मल हो जाएगा, तो कल आपको बताया था मैंने, पहले ऑडिट होगा, फिर शोकॉज नोटिस होगा, फिर असेसमेंट ऑर्डर होगा। ऑडिट का मतलब है टैक्स वालों ने हमें घूरा, शोकॉज नोटिस का मतलब है हमारे करीब आके भौंका, और असेसमेंट ऑर्डर का मतलब है वड लिया हमें। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, वडना, बाइट करना या काटना है सेम मीनिंग, भौंकना, बार्क करना, ये सेम मीनिंग। कुछ लोग जिनको मसला समझने में आ रहा था उनको मैंने जरा बताया है। आफ्टर वाउ वाउ भी बार्किंग होता है, ये 2-3 वाउ वाउ, बार्किंग, भौंकना, सेम मीनिंग। नेक्स्ट बाइट, वडना, काटना है सेम मीनिंग, घूरना इज ओनली घूरना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ये पाकिस्तान में अगर आप रहते हो तो आपको पता होगा, पाकिस्तान में सुने ईंट, कुत्ता और साइकिल हर जगह मिल जाते हैं। ओके, आफ्टर आगे चलें, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, जब ऑडिट क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाए। ऐसे ही किसी बुजुर्ग ने कहा होगा, बात चल पड़ी हुई है इसलिए मैंने भी बता दी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, जब ऑडिट क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू मे काट, अब आपको काटेगा, लेकिन ऑब्वियसली ऊपर लिख लें आफ्टर शो कॉज नोटिस, आफ्टर शो कॉज नोटिस। घर जाके एससीएन पूछ रहा होना आप लोगों ने क्या है बड़ी बाजी से, बाजी ये एससीएन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ बाजी ने कहना, शो कॉज नोटिस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। बड़ी बाजी का वैसे टेरर होना चाहिए घर में, आप थर थर कांप रहे हो, पढ़ने लग जाए उनको देखते ही। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट के कंप्लीट होने के बाद, द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, हम खुद ही बड़े हैं, द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू मे पास एन असेसमेंट ऑर्डर आफ्टर शो कॉज नोटिस इम्पोजिंग, आफ्टर ऑब्वियसली काटना, आफ्टर शुड बी भौंकना। लेकिन जब आपको काटा जाएगा फिर आपको टीका लगवाना पड़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया था, काटने के बाद भी टीका होता है, इंजेक्शन कहते हैं इसको, लेकिन हम लोग टीका ही कहा करेंगे। ठीक है, टीके में थोड़ा सा डिफॉल्ट और पेनल्टी डाली जाएगी, टीका डाल, टीके में ये 2 चीजें डाल के फिर टीका एक ही दफा लगाया जाएगा और रिकवरी होगी आपसे अमाउंट एरोनियसली रिफंडेड बाय एफबीआर, और अगर एफबीआर ने आपसे कोई गलत अमाउंट वापस कर दिया आपको, तो वो आपसे रिफंड हो जाएगी। यानी कि एफबीआर वालों ने, आपने 0 रेट सेल का रिफंड ज्यादा मांग लिया, आपने 2 गाड़ियां बेची एक्सपोर्ट, लेकिन आपने झूठ बोला मैंने 3 गाड़ियां बेची हैं, तो अगर रिकवर किया जाएगा, रिकवर बैक लिख लेना, रिकवर बैक किया जाएगा,
फ्रॉम टैक्स पेयर, रिकवर बैक किया जाएगा फ्रॉम टैक्स पेयर ऑफ अमाउंट एरोनियसली रिफंडेड बाय एफबीआर। एफबीआर ने जो अमाउंट आपको गलती से रिफंड कर दी है वो क्या कर ली जाएगी जी, वापस मांग ली जाएगी। क्लियर? अच्छा जी, अब आधे घंटे में हमने कोई 2-2.5 सफ़े पढ़े हैं और अगले आधे घंटे में मैं सिर्फ आपको 4 लाइनें पढ़ाऊंगा बस, पेज 462। अगले आधे घंटे में हम कल वाला जो रह गया ना वो ज़रा पूरा कर लें। अगर आप आए पेज नंबर 462 पे तो आपको पता है 0.5 रहता है हमारा, मुझे पता है 4A और 6-7 भी रहता है। 0.5 इंशाल्लाह हम आधे घंटे में कोशिश करते हैं हमें समझ आ जाए। 0.5 आसान सा बड़ा है, आसान बड़ा है। अच्छा जी, सवाल सिर्फ इतना सा है कि टैक्स वाले हमें कितने अरसे में बात कर सकते हैं और बात करने के बाद कितने अरसे में हमें वो बाइट कर सकते हैं। बस ये 2 सवाल हैं छोटे से, उसमें जरा तसल्ली से सुनिएगा। पहला सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूं, अगर आपने रिटर्न जमा कराई है 2010 के साल में, तो 2010 के साल में आपने रिटर्न जमा करवाई, क्या टैक्स वाले 2080 में जाके आपको ऑडिट शुरू कर सकते हैं? आप कबर में आके करेंगे। अगर आपने 2010 में रिटर्न जमा करवाई है तो 2060 में आके टैक्स वाले आपको ऑडिट कर सकते हैं। ज्यादा ही नहीं होगी? ज्यादा होगी है ना, ठीक है। तो उस वक्त तो शायद हमारा पड़पोता बैठा हो उधर, तो इसलिए मेरे ख्याल से इतना ज्यादा अरसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी एनी चेक, इसके ऊपर चेक होना चाहिए। ओके, ये तस्वीर आप हजरात ने डाउनलोड कर लेनी है वेबसाइट के ऊपर जाके। अभी बस तसल्ली से समझिएगा, तस्वीर लेने की जरूरत नहीं अभी। ये सेल्स टैक्स में आपको पता है टैक्स ईयर तो होता नहीं, लेकिन वैसे ही इसको अज्यूम कर लें ये टैक्स ईयर 2012 है, वैसे ही अज्यूम कर लें। तो 30/12 को एंड हो रहा है, तो शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 11 को। ऐसे ही थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग दी है बस। सेल्स टैक्स में तो वैसे टैक्स ईयर होता नहीं, तो इनकम टैक्स के एतबार से ये 30/12 को साल एंड हो रहा है, तो शुरू कब हो रहा होगा? 1 जुलाई 11 को। ये है आपका सितंबर का महीना। आपने सितंबर 2011 के साल में, बोल दो ना सितंबर 2011, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 11 आने, क्योंकि 1 जुलाई 11 से आपको पता है अगला साल शुरू हो चुका है। 1 जुलाई 11 से साल शुरू हो चुका है ना 30/12 वाला। तो ये सितंबर 2011 का महीना है। तो इसको क्यों गौर से देख रहे हो? तो सादा सी बात करूं, सितंबर 2011 का महीना है, इसमें आपने कुछ गाड़ियां एक्सपोर्ट सेल की हैं, कुछ पाकिस्तान में लोकल सेल की हैं और कुछ आपने एग्जाम्प्ट सेल की हैं। आप किसी को याद है सितंबर की रिटर्न कब तक जमा करानी होती है? किसी को याद आ रहा हो? 15 दिन में। ये टैक्स पेयर के ऊपर एक चेक है कि पाकिस्तान में हर टैक्स पेयर सितंबर की गाड़ियों की सेल की डिटेल हुकूमत को 15 अक्टूबर तक जमा कराएगा और साथ टैक्स भी पे करेगा। तो आप 15 अक्टूबर को जाके सितंबर की गाड़ियों की सेल का टैक्स जमा करवा देंगे। अब सवाल यह है कि हुकूमत आपको ऑडिट कब तक कर सकती है? इसके बारे में लॉ में खामोशी है। लॉ कहते हैं घूरने का टाइम मैं नहीं बता रहा। हमने कहा फिर किसका? कहते हैं मैं डायरेक्ट बार्किंग का टाइम बताना चाहता हूं। हमने कहा चलो ठीक है, जो भी टाइम है बताओ सही। कहते हैं एक मेरा आपसे सवाल है कि 15 अक्टूबर 11 के बाद कौन सा 30 जून आना है? जिस तरह आप इनकम टैक्स में सोचते थे उस तरह सोचें। 15 अक्टूबर 11 के बाद कौन सा 30 जून आना है? 30/12 आने। 30/12 के बाद 5 साल का बैंड होने हैं। 30 जून 17 को, 30/12 के बाद 5 साल एंड होने हैं 30 जून 17 को। सितंबर 2011 के महीने की रिटर्न का ऑडिट होकर शो कॉज नोटिस आपके घर 30 जून 17 तक आ सकता है। इसका मतलब है अगर पाकिस्तान में किसी बंदे ने जानबूझ के सितंबर में रिटर्न 2 नंबर जमा करवाई थी और जाली रिटर्न जमा करवाई थी और इसके दिल में डर था कि पता नहीं हुकूमत मुझे पकड़ ले या ना पकड़े, क्या करे, तो ये 30 जून 17 को रिलैक्स होकर सो जाए। अब हुकूमत नहीं पकड़ सकती। अब इसने जो 2 नंबरियां की ये इसका और ऊपर अल्लाह का मामला है, अब ये रिलैक्स होकर सो जाए। अब एफबीआर वाले इसको तंग नहीं कर सकते। एफबीआर वालों के पास देयर इज नो पावर। अब एफबीआर वालों के पास पावर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लिमिट होती है ना एक चीज की कि कब तक हमें आगे छेड़ सकते हो। ये डरते ही रहे हम तो डर के मर जाएंगे फिर। तो 30 जून 17 तक आप डरते रहे कि कुछ भी हो सकता है। रोजाना रात को सोए मत कि कुछ भी हो सकता है। 5 साल तक नींदें आराम कर लें अपनी, और 5 साल के बाद एक ही दफा सो जाएं। तो बता दें अगर आपने सितंबर में 2 नंबरी की है, सितंबर 2011 में जिन्होंने 2 नंबरी की है उनको कब खुशखबरी सुनाई जाएगी दुनिया के एतबार से? 30 जून 17 को। मोहतरम आपने जो 2 नंबरी कर दिया, अगर एफबीआर वाले पकड़ भी लें तो भी आपको तंग नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बाक यू। क्लियर? ये था कॉन्सेप्ट जो हमने आधे घंटे में समझना था। तो महीना बोलें सितंबर 2011। इसकी रिटर्न कब जमा करानी होती है? 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर के बाद कौन सा 30 जून आता है? ये देखिए पेपर में देखना पड़ेगा, यहां से नहीं 5 साल गिनने। ये एक छोटी सी ब्रेक मैं इस टॉपिक में कहूंगा 3 ब्रेकें आपने लगानी है। पहली ब्रेक आपने लगानी है 15 अक्टूबर को, दूसरी ब्रेक लगानी है 15 अक्टूबर के बाद फौरन वाला
30 जून, और तीसरी ब्रेक आपने लगानी है 5 साल बाद। तो अब जरा अंग्रेजी पढ़ें। हमारा महीना कौन से? रिटर्न फाइल्ड ऑन 15 अक्टूबर 11। 15 अक्टूबर का ना मुश्किल सा एक नाम है रेलिवेंट डेट, हालांकि हम तो इसको रिटर्न की डेट कहते थे, इसका मुश्किल सा नाम है रेलिवेंट डेट, छोड़ें खैर। बाय 30 जून 17 शो कॉज नोटिस बार्किंग कैन बी डन, यानी विद इन 5 years फ्रॉम एंड ऑफ 30 जून 12। 30 जून 12 के एंड से 5 साल के अंदर अंदर आपको पकड़ा जा सकता है। अब एक बात बता के मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, उस सवाल का बस आपने जवाब देना है। मोबाइल साइड पे रख दें, इधर मुतवज्जो हो जाए। सवाल मेरा यह है आपसे कि शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद अगला काम क्या होना है? असेसमेंट ऑर्डर। एक बात याद रखिएगा, चाहे हम डॉगीज की तरफ चले जाएं, चाहे हम टैक्स वालों की तरफ आ जाएं, बार्किंग के बाद बाइटिंग के लिए ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कोई तरीका नहीं है कि सुबह कॉलेज जाने से पहले उसने भौंका था और वापसी पे जाके वो आके बाइट कर रहा है। हम भूल भी चुके हैं यार, वो उसी वक्त करते हैं ना जो। तो आमतौर पे डॉगीज के पास अगर आप बारीकी से डॉगीज की बरादरीज को देखें तो उसमें आपको जो मेजर बरादरीज मिलेंगी उनका एवरेज टाइम है 120 सेकंड, यानी वो बार करने के बाद 120 सेकंड में, न्यूटन कह के गया था, बार करने के बाद 120 सेकंड में वो बाइट कर लेते हैं। और अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब है उन्होंने आपको पसंद नहीं किया, तो दे आर वांटिंग समथिंग एल्स, वो किसी और की तलाश में है। तो आमतौर पे एवरेज टाइम क्या है भौंकने और काटने के दरमियान? 120 सेकंड। लेकिन टैक्स वाले 120 सेकंड नहीं, 120 दिन कर लें, 120 दिन कर लें। जब आपके घर असेसमेंट ऑर्डर, सॉरी, जब आपके घर शो कॉज नोटिस आ जाएगा, उसके बाद टैक्स वाले अब अगले 5 साल में आपको बाइट करें? नहीं, अब नहीं, अब जरा दिन कम है, वो है 120 दिन। शो कॉज नोटिस कब भेजना है उन्होंने? 5 सालों में। और अगर शो कॉज नोटिस आ गया, शो कॉज नोटिस कितने अरसे में भेजने? 5 सालों में। अगर शो कॉज नोटिस आ गया तो बाइट कितने दिनों में करना है? सिर्फ 120 दिनों में। अच्छा, अब सवाल की सॉल्यूशन को मैं छुपा देता हूं, मेरा सवाल पढ़ें। एज्यूम शो कॉज नोटिस इज इशूड ऑन 12 जून 17। एज्यूम करें जी शो कॉज नोटिस इशू हुआ है 12 जून 17 को, ये बन रहा है 12 जून 17। एज्यूम शो कॉज नोटिस इशूड ऑन 12 जून 17, मेरे ख्याल से टाइम पे इशू कर दिया। हाँ, शो कॉज नोटिस पूछ रहा हूं, बल्कि 18 दिन पहले कर दिया, अभी तो 30 जून तक टाइम था। 30 जून को शो कॉज नोटिस इशू करना है या 30 जून तक करने? तो 12 जून को अगर कर दिया तो इज इट राइट और रॉन्ग? अल्हम्दुलिल्लाह राइट। एज्यूम शो कॉज नोटिस, ऊपर मैंने कुछ और लिखा था, बाय 30 जून 17 तक आप शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं। एज्यूम शो कॉज नोटिस इज इशूड ऑन 12 जून 17। एज्यूम करें 12 जून 17 को उन्होंने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया। व्हाट इज द डेट बाय व्हिच असेसमेंट ऑर्डर कैन बी पास्ड? कैलकुलेटर पकड़ें, एग्जैक्ट डेट बताएं। कैलकुलेटर पकड़ें, एग्जैक्ट डेट बताएं। वेबसाइट से सॉल्यूशन ही डाउनलोड करना प्लीज जी। 120 दिन काउंट करें 12 जून से आगे। ये क्या बात है, 2-4 लोगों ने कर लिया, बाकी जरा स्लो लगे हुए जी। बताना शुरू करें जी। 4 अक्टूबर एक डेट आ गई जी, 4 अक्टूबर, एक जी 10 अक्टूबर आ गई, आगे जी और कोई डेट्स? अच्छा वजह मेजॉरिटी ने सही डेट बता दी है 10 अक्टूबर। अभी आप भूल जाएं लॉ क्या है, सादा सी एक बात सुने, तारीखें गिनना, दिन गिनना आपको मैं बता देता हूं। जो छोटे बच्चे आए हुए हैं मैट्रिक वाले, छोटे बच्चे, दूसरी तीसरी, बच्चों दिन गिनना सीखें। आज 12 जून को नहीं डालना बीच में, 13 जून से दिन गिनना सीखें। 13 जून से उसका तरीका ये होता है, कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो 30 - 12 कर लें। अगर नहीं करना तो फिर उंगलियों पे 13 से 30 जून तक गिन लें, दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं। विद कैलकुलेटर पे 20 - 12 कर लें, बताएं 18 जुलाई के, अगस्त के, जरा देखें 120 पूरे तो नहीं हो गए? अभी मैं चलता रहा हूं, पूरे तो नहीं हो गए 120? टीचर अकाउंटिंग वाले कैरिड ऑन बैलेंस साथ साथ देख रहे हैं, जरा ज़बानी देख रहे हैं कैलकुलेटर पे, ज़बानी जरा कैरिड ऑन बैलेंस अक्टूबर के डाल दूं? नहीं, टोटल लिखना पड़ेगा। अगर हमें 12 जून 2017 को टैक्स वालों ने बार्क किया है
तो कब तक बाइट कर सकते हैं? 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर के बाद अगर आए वो 11 अक्टूबर को बाइट करने, हम कहेंगे जाएं किसी और को बाइटें, हमें मत बाइटें, बटे मारेंगे। अच्छा चलें जी, फाइनल वर्जन अब आपके सामने आ गया है, तो इसकी अब तस्वीर खींच लें या वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, वट एवर मे सूट्स यू अकॉर्डिंग टू योर सूटिंग। ये सेक्शन 11 का 5 है, किताब का पेज कौन से? भाई ये जल्दी बताओ जाके आईटी वालों को, बी क्विक। ओके चलें जी, आप बता दें असूल क्या है। आपने रिटर्न जमा करवाई सितंबर की, किस दिन? 15 अक्टूबर 11 को। उसके बाद आपने एक ब्रेक लगानी है, इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 12। 30 जून 12 के बाद आपने 5 साल गिने। 5 साल में क्या हो सकता है? असेसमेंट ऑर्डर नहीं, शो कॉज नोटिस इशू हो सकता है। शो कॉज नोटिस का मैंने आपको बताया था, इसमें ये लिखा होता है कि वजह बताओ, क्यों ना होंडा को बेचे हुए टायर तुम्हारी सेल में डाल दें, वजह बताओ। अगर आप वजह ना बता पाए तो 120 दिन के अंदर अंदर आपके घर क्या आ जाएगा? असेसमेंट ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर के बाद टीका ही ठीक है, बस करेक्ट टैक्स आपको देना पड़ेगा, डिफॉल्ट सरचार्ज देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो शो कॉज नोटिस के बाद टैक्स नहीं जमा कराना होता। आपको पता है, डॉगी भौंक के गया, अब्बू को ये नहीं कहना अब्बू टीके लगवा दें, पता नहीं शायद काट ही ना लेता। तो भौंकने के बाद टैक्स नहीं होता, किसके बाद होता है? काटने के बाद। तो इसलिए शो कॉज नोटिस कितने अरसे में इशू होगा? 5 सालों। और अगर 5 सालों के अंदर हो गया, जैसे कि हमारे सवाल में 12 जून को शो कॉज नोटिस इशू हो गया है, हो सकता था 30 जून तक, हो गया कब? 12 जून को। इसके बाद कितने दिनों तक आपको बाइट किया जा सकता है? 120 दिनों तक। पेज नंबर 462 जी मोहतरम, रिटर्न फाइल आपने किस महीने की? रिटर्न फाइल आपने किस महीने की? रिटर्न फाइल बाय टैक्स पेयर सितंबर 2011 की। किस दिन? 15 अक्टूबर 11 को। इसके बाद ब्रेक कहां लगानी है एक, और उसके बाद शो कॉज नोटिस कब तक इशू होगा? चलें जी नोट कर लें, 30 जून 17 तक। सितंबर 11 की रिटर्न है, 15 अक्टूबर तक जमा करवा दें। 30 जून 12 पे एक ब्रेक लगाएं बस। इस ब्रेक का कोई मकसद नहीं है, इस ब्रेक पे खड़े होकर आपने दाएं बाएं नहीं देखना, बस अगले 5 साल पे नजर रखनी है। अगली ब्रेक 5 साल बाद लगाएं। मैं एक फिक्रा बोलने की कोशिश करने लगा हूं, इसका बड़ा मुश्किल सा नाम है रेलिवेंट डेट, 15 अक्टूबर का। फिक्रा जरा एक इंग्लिश का बनाते हैं आप। शो कॉज नोटिस कैन बी इशूड विद इन 5 years। शो कॉज नोटिस कैन बी इशूड विद इन फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच द रेलिवेंट डेट फॉल्स। ट्राई करते हैं यहां से फिक्रा बनाने की। शो कॉज नोटिस कैन बी इशूड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच द रेलिवेंट डेट फॉल्स। जिसमें रेलिवेंट डेट फॉल करिए उसके एंड से गिनना शुरू करना है। आवाज आई थी आप लोगों? अच्छा जी, सी आवाज कौन है क्लास में? पेज 462.5 पढ़ें जी। 0.5 शो कॉज नोटिस कैन बी इशूड विद इन 5 सालों में। कहां से गिनना शुरू करना है? फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द रेलिवेंट डेट फॉल्स। अच्छा, शो कॉज ये आती रही लग रहा है। शो कॉज नोटिस जो इशू होना है, शो कॉज नोटिस जो इशू होना है, इसमें लिखे होंगे ग्राउंड्स।
यानी ऑब्वियसली वो भोंकते हुए बताएगा कि मैंने तुम्हें क्यों भोंका, तुम्हारे कपड़े चिट्टे थे, तुमने लाल जूता पहना हुआ था, इस वजह से ना मैं दूर से ही देख के ना तुम्हें मेरी राह टपकने लगी। तो जब शो का नोटिस इशू किया जाएगा ना तो ग्राउंड्स बताए जाएंगे, क्योंकि आप पूछ रहे होंगे यार भरे मजमे में 15 लोग और भी गुजरे हैं, तुम मेरे पास आके वो कर रहे हैं, मेरा क्या कसूर है इसमें? कहते मैं बताता हूं तेरा क्या कसूर है, तूने हमारे बड़ों को तंग किया था। द नोटिस शैल स्पेसिफाई द ग्राउंड्स। नोटिस कौन सा? शो कॉज। शो कॉज नोटिस में ग्राउंड्स लिखे होंगे, लेकिन प्लीज आपने टैक्स पेयर का रिप्लाई जरूर सुन लेना है। आप उसे कह देना यार तुझे याद है तेरे दादा अबू को मैंने दूध पिलाया था, कुत्ते को कहने आपने तेरे दादा अबू को मैंने दूध पिलाया था, उसको कन्विंस कर दें, और अगर वो सेटिस्फाई हो जाए आपके रिप्लाई से तो बस ठीक है, जाए वो किसी और को बोल। द नोटिस शैल स्पेसिफाई द ग्राउंड। शो कॉज नोटिस में ग्राउंड्स लिखे होंगे। एंड द ऑफिसर शैल कंसिडर द रिप्लाई मेड बाय टैक्स पेयर। आपके पास दरख्त पे चढ़ने का मौका होगा। एंड द ऑफिसर शैल कंसिडर द रिप्लाई मेड बाय टैक्स पेयर। ये बात कल मैं आपको ना लिखवाना चाह रहा था, यहां पर जो मैंने छोटी सी करके लिखी हुई, अगर आप लिख लें, टीपी रिप्लाई करेगा। टीपी क्या करेगा? रिप्लाई करेगा। हाँ टीपी ही टैक्स पेयर। और आप टीपी से क्या मुराद ले रहे हो? ओके, तो शो कॉज नोटिस में लिखा होगा वजह बताओ तुम्हारे खिलाफ क्यों एक्शन लिया जाए। अगर आपने वजह बता दी तो हो सकता है आपको बड़ा ही ना जाए। शो कॉज नोटिस में ग्राउंड्स लिखे होंगे। क्या यार 30 लाइनें हमने थोड़ी देर में पढ़ ली थी, 2 लाइनें नहीं मुक रही। चलें खैर है, आराम आराम से पढ़ें। द नोटिस शैल स्पेसिफाई द ग्राउंड्स एंड ऑफिसर शैल कंसिडर द रिप्लाई मेड बाय टैक्स पेयर। और आप जो टैक्स पेयर रिप्लाई करेंगे ऑफिसर उसको मानेगा, ऐसी बात नहीं कि उसकी रजियां बखेर दे। भाईजान अब तो आपके घर असेसमेंट ऑर्डर आ गया, अब अगली चीज आप सॉरी आपके घर शो कॉज नोटिस आ गया, अब अगली चीज आपके घर क्या आनी है? एन असेसमेंट ऑर्डर शैल बी पास्ड विद इन। असेसमेंट ऑर्डर आपके घर कितने दिनों में भेजा जाएगा? लेकिन 120 दिन कहां से गिनने शुरू करने हैं यार? ऑफ इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस और विद इन सच एक्सटेंडेड टाइम एज कमिश्नर में फिक्स। एक्सटेंशन में शैल नॉट एक्सीड फर्दर 90 डेज। तो ये लिख लें इधर 120 दिन या फिर मैक्सिमम 90 दिन की और एक्सटेंशन मिल सकती है। तो भोंकने के बाद काटना 120 सेकंड में होना चाहिए, लेकिन अगर एक स्पेशल केस है काटने के लिए कुछ सीडी रखनी पड़ेगी तो फिर 90 सेकंड उसको और दे दो, क्योंकि उसने सीडी भी मंगवानी है। तो आम हालात में कितने सेकंड में काट लिया जाएगा? 120 दिन में। लेकिन अगर आपने जैकेट जॉकेट पहनी हो और तैयारी फुल की हो तो फिर उसे 90 सेकंड और दिए जाएंगे, वो आपकी जैकेट जॉकेट उतारे। 120 जमा 90। अच्छा मुझे ये बताएं, जी पिक्चर ले रहे हैं, ओके। अब आप मुझे ये बताएं कि 15 दिन किसके लिए हैं, 5 साल किसके लिए हैं, और 120 जमा 90 दिन किसके लिए हैं? याद रखिएगा 15 दिन मेरे आपके लिए हैं, हमने रिटर्न जमा करवानी है 15 दिनों में। ये एफबीआर के लिए नहीं है, मैंने 15 दिनों में रिटर्न जमा करानी है। एफबीआर वालों ने 5 साल में आके बार्किंग करनी है, 5 साल में आके शो का नोटिस देना, एफबीआर वालों ने। और एफबीआर वालों ने बार्किंग के बाद 120 दिन में उन्होंने बाइट करना है। तो ये जो 5 साल की लिमिट और 120 दिन की लिमिट है, ये एफबीआर ने कमिश्नर के लिए बनाई है, मेरे आपके लिए नहीं बनाई। तो कमिश्नर ने इन चीजों का ध्यान रखना है कि मैं 5 सालों में शो कॉज नोटिस भी भेज दूं उसके घर और 120 दिन में क्या भेज दूं? अच्छा, ये कमिश्नर ने ध्यान रखना है, मेरे ध्यान रखने की बात नहीं है। मैं तो दुआ कर रहा हूं दोनों चीजें ना ही आए, शो कॉज नोटिस में ना आए और असेसमेंट ऑर्डर में ना आए। ओके, आखिरी बात, अगर टैक्स पेयर इन 5 सालों में 5 दिन के लिए दुबई चला जाए, केस चल रहा हो 5 दिन के लिए दुबई चला जाए, तो फिर ये 10 अक्टूबर फिर 10 अक्टूबर नहीं होगी, फिर ये क्या हो जाएगी? 15 अक्टूबर। मिसाल के तौर पर फर्स्ट करें शो कॉज नोटिस आपको इशू हो गया, आपके अगर असेसमेंट ऑर्डर आने 120 दिन में, अब 120 दिन कमिश्नर के ऊपर चेक है, वरना कमिश्नर नहीं भेज सकता बाद में असेसमेंट ऑर्डर। हाँ, इन रेयर सर्कमस्टेंस 90 डेज उसको छोड़ें। कमिश्नर बेचारा परेशान हो जाता है, जैसे ही कमिश्नर आपके अगर असेसमेंट ऑर्डर भेजते हैं वो बड़ा विजिलेंट और अटेंटिव हो जाता है कि अब मैंने इसको बार कर लिया, इसे फौरन बाइट करना है मैंने, वरना डॉगीज की बरादरी के ऊपर एतराज उठेगा कि ये बार कहीं और करते हैं और बाइट पर बाद में जाके करते हैं, डॉगीज बदनाम हो जाएंगे वरना। तो आपने अपनी बरादरी बचानी है। आपने कैसे बरादरी बचानी है? आपने जब शो कॉज नोटिस भेज दिया है तो 120 दिन में आपने मस्ट क्या करना है? लेकिन अगर वो बंदा ही कह दे ये डॉगी यार सबर कर जा, मैं पेपर देने चला जाऊं, डॉगी कहते ये टाइम काउंट ना करें इसमें 120 सेकंड में, हाँ हाँ ठीक है तो इधर मैं तेरे पास खुद आऊंगा, फिर और बात है।
तो अगर 120 दिन में टैक्स पेयर 5 दिन के लिए कहीं चला जाए तो क्या कमिश्नर अब 10 अक्टूबर तक अपना फैसला सुनाए या 15 अक्टूबर तक? अगर टैक्स पेयर 5 दिन के लिए कहीं चला गया है तो फिर कमिश्नर जो है वो ऐसा करे कि 5 दिन और ले ले। एक ये सूरत हो गई, टैक्स पेयर ही गायब हो गया, तो फिर हम क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते। एक सूरत और है, आपने डॉगी को कहा ठहरो, जैसे उसने बाहर किया ना आगे, पुत्र ठहरो 1 मिनट, क्या मसला क्या तुम्हें? ना मेरे दादा के पास कभी कोई तुम्हारा दादा आया, ना मेरे बाप के पास कभी तुम्हारा कोई बाप आया, और तुम कहां पराचों के पीछे पड़ गए? तुम तो गुजरों के पीछे पड़ते थे, तुम्हें हो क्या गया? हाउ डेयर यू? 1 मिनट ठहर जाओ, तुमने किसी पराचे पे हाथ डाला है। तुम यार देखो यार, जी पंगा ले लिया तुमने, खड़ा कर दिया। और सारे डॉगीज पीछे देख रहे थे, यार जुबान ने बड़ी हिम्मत की है, पराचे पे हाथ डाल दिया। तो तुम क्या कर रहे हो यार? कोई खुदा का खौफ करो, पराचे पे हाथ डाला है तुमने, कोई खुदा का खौफ करो। मैं शेरों के पास जा रहा हूं, ये मसला अब शेर हल करेंगे, ये मसला मुस्लिम लीग वाले हल करेंगे, ये मसला और कोई हल नहीं कर सकता। मैं आप पीएमएलएन के पास जा रहा हूं, आप यानी कि ऑल्टरनेट रास्ते की तरफ चले गए। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, ये आपको एफबीआर बनवा के देगा। चुप कर, मैंने न्यूमेरिकली कॉल करवाना है अभी, तेरी बातों का जवाब दूंगा। अब आप एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास चले जाएंगे। अब आप किसके पास चले जाएंगे? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट, और वो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी आपका मसला क्या करेगी? हल करके देगी, ठीक है। लेकिन ऐसी सूरत में डॉगी कहेगा तू चला जा, ये टाइम फिर 120 सेकंड में काउंट नहीं होगा। बाद में उसने भी कह दिया कि जाके कटवा, तो फिर आई मेरे पास, फिर आ जी, फिर मैं तुझे काटूंगा, फिर पराचे पुरुचे भी खत्म, अब आज के बाद तुम्हें भी काटा करूंगा। तो 2 सूरतों में डॉगी को रिलैक्स कर दें। नंबर 1, आप खुद पेपर देने चले गए उधर से उठ के, तो फिर डॉगी 120 सेकंड में ना दें, फिर आप पेपर दे के आ जाएं, फिर आराम से। और दूसरी सूरत, आप कह रहे हैं कि मैंने कटवाना ही नहीं, तो मेरा तो मसला ही कुछ हो रहा है, तो ऐसी सूरत में आप अल्टरनेट कमेटी के पास से होके आ जाएं, फिर इंशाल्लाह वो आपको का अच्छा जी यार, प्लीज इन चीजों को घर तक रखा करें, आगे ना फैलाया करें इन वीडियोस को। वैसे ही मौलियों को बड़ा बदनाम किया लोगों ने। अब बात समझाने के लिए बात कर रहे थे हम। अच्छा, फॉलोइंग पीरियड विल, बोले नॉट बी काउंटेड। फॉलोइंग पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा। गिनना शुरू करें जी, गिनना शुरू करें। फॉलोइंग पीरियड विल नॉट बी काउंटेड। नंबर 1, डिले बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग। अगर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजॉल्व कराने आप किसी के पास चले गए हैं, ये ना वैसे हम डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर 15 में, तो इसको डिटेल से पढ़ लेंगे चैप्टर 15 में। या फॉलोइंग पीरियड विल नॉट बी काउंटेड, डिले बाय टैक्स पेयर नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। इसका मतलब लिखें, टैक्स पेयर दौराने केस यूरोप की सैर करने चला गया 30-40 दिन, 60 दिन से ज्यादा ना जाए। फिर टैक्स पेयर यूरोप की सैर करने चला गया 30-40 दिन, फुल स्टॉप के आगे। टैक्स पेयर यूरोप की सैर करने चला गया 30-40 दिन, जिसे मैंने पेपर देना कहा था। टैक्स पेयर यूरोप की सैर करने चला गया 30-40 दिन। किन 2 सूरतों में कमिश्नर 120 दिन गिनना बंद कर दे? अगर टैक्स पेयर किसी कमेटी बनवा ले या बाहर चला जाए। अच्छा मोहतरम, अब दूसरी क्लास को मैंने 4A, 6 और 7 पढ़ा दिया है। आप लोगों ने ये तीनों पॉइंट सर उमैर से पढ़ने हैं बस। उन्होंने लेट छोड़ा ना आपको आज, ये तीनों पॉइंट उन्होंने आपने उनसे पढ़ने हैं। 4A, 6 और 7 बस। न्यूमेरिकल शुरू करें जी, मैं नहीं पढ़ा रही है। आगे चलें, चैप्टर नंबर 23, छोटा सा न्यूमेरिकल कर लें यार, टाइम बचा है। 538 पेज पे आ जाएं। कौन सर को याद कराएगा ये पढ़ाने पॉइंट? आज तस्वीर खींच के 1-2 बच्चे भेज दें। सर ये पॉइंट जरा कल पढ़ाइएगा। आपने अपने जमाने में टैक्स पढ़ा हुआ है, 15-20 साल हो गए होंगे आपको, लेकिन आपको शायद ये बात याद आ जाए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन, पेज नंबर कभी नहीं मिलेगा आप लोगों को, पेज 538। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन्स। 2 बंदों का न्यूमेरिकल आया था, बच्चों ने इकट्ठा करके एक बंदे का करने की कोशिश की पेपर में, आए कि आपने दोबारा बुला लिया। न्यूमेरिकल लिखा हुआ ऊपर 2 बंदों के, पता नहीं आंखें बंटे हैं। 2 डिफरेंट पर्सन्स, 2 बंदों का न्यूमेरिकल आया था, और जिनको ये नहीं पता चला था तो उनको आई के आपने दोबारा कहा था कि भाईजान हर एक का अलग अलग सॉल्व करना है, ईच पर्सन का न्यूमेरिकल आपने अलग अलग सॉल्व करना है। तो शान ताहा का मैं करवा देता हूं, शान का आप घर जाके कीजिएगा। ये शान का न्यूमेरिकल जरा मैंने मिटा दिया, तो ताहा का न्यूमेरिकल ही बच गई है, वो इंशाल्लाह हम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ ढीले छोड़ दें, हाथ इसको यार नीचे करना है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन्स। ताहा,
जब हाथ ढीले छोड़ने हुए ना मैं बताऊंगा, अभी हाथों को ढीले नहीं छोड़ना, जब छोड़ने में बताऊंगा। जब कोई लफ्ज आएगा ना फॉर का, परचेज फॉर, तो फिर हाथ ढीले छोड़ेंगे, अभी नहीं हाथ ढीले छोड़ने। हाथों को नॉर्मल रखें, डॉक्टर के पास समझाए में बेटा हाथों को जरा नॉर्मल छोड़ दो। अच्छा, परचेज रजिस्टर्ड बोलें जी 17%, परचेज अनरजिस्टर्ड इग्नोर। कोई पुरानी चीजें ना भूल जाइएगा, कोई नई चीज आई मैं खुद एक बार रुक के बताऊंगा। परचेज एग्जेम्प्ट गुड्स, एग्जेम्प्ट गुड्स इग्नोर। ओहो मुझे पता है आगे फिगर्स ही नहीं है, लेकिन मैं आपको शान का न्यूमेरिकल की भी थोड़ी सी तैयारी करा रहा हूं ना, जिसकी फिगर्स है आगे वही लूंगा ना। अच्छा, परचेज ऑफ मशीन फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर, नोट ए, परचेज ऑफ मशीन, द मशीन हैज बीन यूज्ड, हमारा हाथ ऐसे था, जैसे ही पढ़ा ना उसने फॉर ऐसे हो गया, द मशीन हैज बीन यूज्ड फॉर, और फिर ऐसे द मशीन हैज बीन यूज्ड फॉर बच्चे एज वेल एज बीवी, बच्चे एज वेल एज बीवी। आज उसने वाजे लिख दिया 0 रेटेड सेल, और इस पे 17 तो लगाएंगे क्योंकि रजिस्टर्ड है। परचेज किया रजिस्टर्ड से, परचेज रजिस्टर्ड से किया, आगे बेची किसको है वो भी देख लेते हैं, उससे चीजें बना के। अच्छा, सेल आ रही है यार रजिस्टर्ड से, और सेल किससे आ रही है? अनरजिस्टर्ड से, और एग्जेम्प्ट सेल आ रही है, और एक्सपोर्ट सेल आ रही है। चलें जी शुरू करें, सवाल ही है, शुरू करें जी। वर्किंग 1, इनपुट, वर्किंग 2, अपॉर्शनमेंट, वर्किंग 3, टैक्सेबल सेल। टू रजिस्टर्ड, या जल्दी ये फॉर्मेट नोट करें ना, जल्दी क्या कर रहे हैं। 2 अनरजिस्टर्ड, टैक्सेबल सेल, और बोले 0 रेट सेल, और एग्जाम सेल। सेल हो गया, इनपुट हो गया, और इनपुट मशीन। चलें जी, परचेज है जी रजिस्टर्ड से, उधर जाके डैश लिखूं या ताहा ने परचेजेस की ही नहीं, तो प्लीज डैश लिखने की जरूरत नहीं है, इसने परचेज ही नहीं चीजें की। कोई परचेज करता तो आगे फिर कुछ करना था ना, तो परचेज करने की लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, ताहा ने परचेज किए हैं, यार ये पता है क्या मतलब होता है? परचेज टैक्सेबल, यानी टायर टैक्सेबल है और खरीदे जनरल टायर से हैं, ये मतलब होता है इस बात का। लेकिन फिर आपने कुछ और टायर खरीदे, लेकिन ये जनरल टायर से नहीं खरीदे, किसी बुरे बच्चे से खरीदे। इस परचेज को इग्नोर करना होता है पेपर में। परचेज अनरजिस्टर्ड याद होगा आपको, मैंने पहले दिन दूसरे दिन बता दिया था, परचेज अनरजिस्टर्ड इग्नोर। 3500 इसको ले जाए उधर ही। इसके साथ आगे फॉर तो नहीं लिखा हुआ, फॉर मशीन के साथ तो नीचे लिखा हुआ फॉर, इसके साथ तो नहीं फॉर लिखा हुआ, तो फॉर नहीं लिखा हुआ तो इसको वर्किंग 1 में ही ले जाए, पुराना वर्किंग 1 में ले जाए। परचेज अनरजिस्टर्ड से कितने रुपए किया? परचेज अनरजिस्टर्ड, प्लीज उफ उफ करने के बजाय नोट करें। ये जनवरी में ना बच्चों को मसला होने लग जाता है थोड़ा सा। परचेज अनरजिस्टर्ड, एग्जाम्प्ट गुड्स इसने परचेज किए हैं या इसने तो परचेज ही नहीं की? परचेज ही नहीं की, बस छोड़ें। अब इसने क्या फिक्स्ड एसेट में कौन सा फिक्स्ड एसेट परचेज किया है? मशीन फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। अभी नीचे मत पढ़ें, अभी मुझे बता दें परचेज किस बंदे से किया, रजिस्टर्ड से या अनरजिस्टर्ड से? तो जब बिल बना होगा तो बिल 5 मिलियन का बना होगा या 5 मिलियन जमा 17% का? 5 मिलियन जमा 17%। अब आके असल में सवाल यह है कि अब इसको वर्किंग 1 में लेके जाना है या वर्किंग 2.1 में। उसके लिए जरा नीचे आए। द मशीन इज यूज्ड फॉर एग्जाम्प्ट एंड, द मशीन इज यूज्ड फॉर एग्जाम्प्ट एंड 0 रेट सेल। डन। तो फिर इसको ऐसा करें, लाल ना बनाएं बल्कि अलग वर्किंग कर लें। वर्किंग 2.1, इनपुट मशीन, लेकिन रेड मार्कर से लिख लें एक लाइन, ताकि जब सवाल एंड हो रहा हो तो हमें सवाल की तरफ ना जाना पड़े। रेड मार्कर से एक लाइन लिख लें, वो मैं बाद में लिख देता हूं लाइन। मुझे पहले परचेज पर 17% लगवा दें। 800, 5000 इंटू 17%, 850। परचेज किससे की है मशीन? रजिस्टर्ड बंदे से। आगे बता दें इस मशीन से चीजें कौन कौन सी मैन्युफैक्चर करनी है। फॉर एग्जाम्प्ट
एंड जीरो रेट सेल। इससे एग्जैम्प्ट और जीरो रेट वाली चीजें बेचनी है हमने। नेक्स्ट, अभी कुछ ना करें। सेल किसको है जी? रजिस्टर्ड को, है ही नहीं। अनरजिस्टर्ड को सेल बोले, अनरजिस्टर्ड को सेल 2000, सही है। एग्जैम्प्ट सेल 3800, होली कुरान बेचे और गाड़ियां एक्सपोर्ट की 2500, 3800 2500। अब सवाल की तरफ नहीं देखना आपने, यहां तक नोट कर लो। मैं आज न्यूमेरिकल नहीं दे रहा हूं होमवर्क में, क्योंकि वो थ्योरी भी आपने याद करनी है। हालांकि वो है तो इनकम टैक्स वाली ऑलमोस्ट, लेकिन अभी याद कर लीजिएगा, आगे टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा जी, वर्किंग 3 से शुरू किया करें। वर्किंग 3 से टोटल करें। हाँ, कैलकुलेटर के बगैर कर लें आज। 2000। चीजें कम भी हो तो कई दफा बच्चे परेशान हो जाते हैं। 2000 डन जी। अब पाकिस्तान में गाड़ियों की सेल, बाहर के मुल्क में गाड़ियों की सेल, होली कुरान की सेल, टोटल कर दें 80,300। वजीर ने कहा जी बादशाह सलामत को बुला लें जरा। बादशाह सलामत तशरीफ ले आए। बादशाह सलामत ने आते ही पहला हुक्म जारी किया, काली को बुलाया जाए। बादशाह सलामत, काली मर गए आपके लिए। नहीं, फिर भी काली को बुलाया जाए। बादशाह सलामत नहीं है वो आज। बरकत के लिए यहां जीरो लिख के इसके टोटे किए जाए मेरे सामने। बादशाह सलामत ले लें, बस आपके हुक्म पर तामील करेंगे हम। बाकी काली है नहीं आज बादशाह। अच्छा, लाल को बुलाया जाए। बादशाह लाल ने रंग बदल लिया। बादशाह लाल भी नहीं है आज। मुझे बुलाया ही ना करो। बादशाह चला गया गुस्से में। वजीर ने कहा चल आप ही कर लेने हैं साल स्टार्ट यार। बादशाह मैं ही बनना है बादशाह, तुम लिख के रखो। अच्छा, आप बोलें जी क्या करें, किसका तकसीम करें? लेकिन इस 850 को तीनों में नहीं करना अबॉर्शन। दिस परचेज इज फॉर एग्जेम्प्ट एंड दिस 850 इज फॉर जीरो रेट एंड एग्जाम सेल। 2500 नहीं, एग्जामिनर को शो तो कीजिएगा ना। 337 850 मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर। वैसे ना बाकी बैलेंसिंग निकाल लीजिएगा, टाइम ना लगाइएगा। लेकिन मैं जरा वेला हूं, मैंने सीए कर लिया, तो मैं जरा 513 सेक्शन 73 तक सिलेबस में है टेस्ट में, सिर्फ चैप्टर नंबर 20, चैप्टर 21 नहीं है। सेक्शन 73 तक, सेक्शन 8 नहीं था, उसके आगे 73 था, और सेक्शन 73 तक सिलेबस में है। ओके, सेक्शन 73 तक कल के टेस्ट में है, चैप्टर 20 में। तो 7-8 सफ़े बनते हैं सिर्फ, वही जो आप लोगों ने पढ़े में है, पेज 460 तक। अच्छा 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 अच्छा, न्यूमेरिकल यार, अब क्या मतलब सवाल पूछने, न्यूमेरिकल होगा नहीं होगा, क्या मतलब हाथ दोगी यार। चलो आगे जी, इनपुट मशीन किस किस को करूं? टोटल नहीं करना, मैंने मना किया था कल। बस टोटल करने की जरूरत ही नहीं, टोटल कहीं जाता ही नहीं। चलें सवाल खत्म। नीला मार्कर पकड़ लेते। ना 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 यार, बंद तो ना करें रजिस्टर। क्या चीज? वो पॉइंट नहीं बढ़ाऊंगा मैं, सॉरी। अच्छा जी, इधर देखें, इधर भाई टाइम खत्म हो रहा है क्लास का, मुझे ये चीज तो क्लोज करा लेने दो। अब मोहतरम इसको तो फारिग कर दें, इसको फारिग कर दें। 0 और 337 को जमा करें और इसे उंगली रखें। सारे 100% बचे उंगली रखें, हाइब्रिड समेत यहाँ पे उंगलियां। इससे भाईजान 100 उंगलियां तकरीबन चिन्ह पे पहुंच चुकी हैं, 100 पहुंचने वाली हैं। ये क्या है? 337। ऑनलाइन वालों को भी कहते हैं, वसीम काकड़ भी रख लें। ओके नेक्स्ट, अब आप नीला डब्बा ले लें। आज ना ये वाला इनपुट है ना ये वाला इनपुट है। मुनासिब नहीं, ज्यादा नहीं है आज, दोनों इनपुट नहीं है। टिको मारें, टिको मारें घर जाके ना आज सबको। आउटपुट ही आउटपुट, आउटपुट ही आउटपुट, इनपुट नहीं है ना सर। मैं होमवर्क भी बताना है आज, एक्स्ट्रा क्लास नहीं है।
नहीं है। अच्छा, तो ये आपके किसी की बददुआ लगी है जो एक्स्ट्रा क्लास नहीं हुई। इस सर को कोई इनकी जान ले लें पढ़ा पढ़ा के। अपने आप को पेश कर दिया करें आखिरी 1-1.5 महीने में टीचरों के सामने, बस जैसे मर्जी जिस वक्त जहां मर्जी बुलाएं। ओके, अच्छा जी, सवाल का सलूशन। सेल है मेरी 2000, उस पर कितना लगाने? ये सेल है 2000, इस पे कितना लगाया? एक्चुअल इनपुट 0। प्लीज प्लीज बातें ना करें। 90% ऑफ आउटपुट तो मैंने बरकत के लिए लिखा है ताकि एग्जामिनर खुश हो जाएगी मुझे फॉर्मेट आता है। दोनों में से लोअर 0। मशीन का इनपुट है कोई नहीं जो माइनस करूं। फर्दर मशीन का इनपुट तो है लेकिन वो कहीं और है ना, वो 337। फर्दर टैक्स लगाने 3% टिकू पे। ये 2000 ये वाला, इस पे फर्दर लगा दिया 3%। सवाल खत्म हुआ। और वो जो 3 पे हमने रखा था 337 वो इधर पड़ा हुआ है। अब अगला सवाल आप छोटा सा सवाल ही कौन सा कर लेंगे? शान का। अगर आगे कोई क्लास नहीं है तो इधर ही बैठे बैठे 5 मिनट में शान को फारग कर दें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। सर मेरे से याद है क्या पढ़ना है कल आपने? ओके, क्लोज करो।